हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर अल्कोहल का वर्गीकरण और अल्कोहल के नामकरण को पढ़ लिया था। तो अब हम अल्कीन से अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि देख रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब अल्कीन द्वारा अल्केन बनाने की दूसरी विधि है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके अंदर हमें रिएजेंट क्या क्या यूज करने, इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होंगे पहली स्टेप के अंदर तो हमारे पास BH3 और इसके साथ में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और दूसरी स्टेप के अंदर हमको यूज करना है परोक्साइड H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यानी किसी क्षार की उपस्थिति के अंदर। BH3 को B2H6 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम BH3 की बात करें तो BH3 के अंदर बोरोन का अष्टक पूरा नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर बोरोन का अष्टक पूरा नहीं है, तो बोरोन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए दूसरे BH3 के साथ डाइमर बना करके रहता है, यानी द्विलक बना करके रहता है, और ये B2H6 के फॉर्म में मिलता है। तो एरो के ऊपर BH3 भी लिखा हुआ आ सकता है और B2H6 भी लिखा हुआ आ सकता है, साथ में होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यानी THF, और दूसरी स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसी क्षार की उपस्थिति के अंदर डालना है, यानी किसी OH माइनस की उपस्थिति के अंदर डालना। अगर अपन एक रिएक्शन एक लाइन के अंदर रिएक्शन लिखें तो हमारे पास जो अल्कीन है, हमारे पास कोई अल्कीन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हमको अगर एक लाइन के अंदर स्टेप लिखनी है या रिएक्शन लिखनी है तो एरो के ऊपर फर्स्ट तो लिखा हुआ आएगा B2H6 इन दी प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और सेकंड स्टेप के ऊपर हो सकता है फर्स्ट और सेकंड ना लिखे, फर्स्ट और सेकंड हटा करके ऊपर तो लिख दे B2H6 साथ के अंदर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, या B2H6 की तरह की जगह BH3 भी लिखा हुआ आ सकता है, और सेकंड स्टेप के अंदर या सेकंड स्टेप ना भी हो तो लिखा हुआ आएगा H2O2 साथ में एक्वस NaOH, एक्वस NaOH की जगह एक्वस KOH भी लिखा हुआ आ सकता है। हमें तो ऐसा यौगिक चाहिए जिसके पास OH हो, यानी किसी क्षार का उपयोग करना है। तो एक लाइन के अंदर हम रिएक्शन लिखें तो एक लाइन के अंदर सीधा सिंपल सा बात है कि यहाँ पर H2O का योग होने वाला है, यानी H और H प्लस और OH माइनस का योग होने वाला है। तो अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट में हम HBO भी लिख सकते हैं, तो HBO की बात करें तो सिंपल यहाँ पर भी क्या होने वाला है, जल का योग होने वाला है। क्या होने वाला है, जल का योग होने वाला है। मतलब सीधी सिंपल सी बात है, अल्कीन का एक बॉन्ड तोड़ो, एक कार्बन से H जल लगा दो, दूसरे कार्बन से OH लगा दो, सीधी सिंपल सी रिएक्शन होगी। अल्कीन का एक बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन से H प्लस लग जाएगा, दूसरे कार्बन से OH माइनस लग जाएगा। ये रिएक्शन एक लाइन के अंदर एरो के ऊपर B2H6 की जगह BH3 भी लिखा हुआ आ सकता है, और एक्वस NaOH की जगह एक्वस KOH भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर सिर्फ OH माइनस भी लिखा हुआ आ सकता है। एक लाइन के अंदर रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अल्कीन का डबल बंध तोड़ेंगे और एक कार्बन से H लगा देंगे, दूसरे कार्बन से। इस रिएक्शन के अंदर भी सेम दिक्कत जाने वाली है, वो ये आने वाली कि अगर हमारे पास इस प्रकार की अल्कीन हो जो कि एक असममित एल्कीन है, और एरो के ऊपर हमारे पास लिख रखा है BH3 साथ में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और सेकंड लिख रखा है H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ अ बेस OH माइनस। तो एक लाइन की रिएक्शन के अंदर तो हमको क्या करना है, हमको सीधा सिंपल जो काम हमने यहां पर किया था, डबल बंध को तोड़ना है, एक कार्बन से H जोड़ देना है, दूसरे कार्बन से OH माइनस जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि किस कार्बन से H जोड़ा जाएगा और किस कार्बन से OH माइनस जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन का रिजल्ट समझने के लिए कि किसके ऊपर H प्लस जुड़ेगा और किसके ऊपर OH माइनस जुड़ेगा, यानी इस असममित अल्कीन में हमें ये बात तो गारंटी है, यानी ये बात तो बिल्कुल कंफर्म पता है कि डबल बंध टूटना है। अब किस कार्बन से हमें H जोड़ना है
और किस कार्बन से हमें OH जोड़ना है, इस बात को समझने के लिए हमें अभिक्रिया की क्रियाविधि को चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को यानी हम HBO अभिक्रिया के मैकेनिज्म को देखें तो हम इसके मैकेनिज्म को देख करके समझ सकते हैं कि किस कार्बन के ऊपर हमें H जोड़ना है और किस कार्बन के ऊपर हमें OH माइनस जोड़ना है। हमारे पास अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन BH3 के साथ करानी है। एरो के ऊपर B2H6 भी लिखा हुआ आ सकता है, एरो के ऊपर BH3 भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन रिएक्शन BH3 की वजह से होगी। और आगे हम सीखेंगे कि ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का क्या काम है। BH3 से रिएक्शन होनी है, BH3 के अंदर बोरोन का अष्टक पूरा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ केस ऐसा बनेगा कि बोरोन, यहां पर कुछ केस ऐसा बनने वाला है कि ये BH3 जाकर के इसके उप से जुड़ना चाहेगा, तो यहां से डबल बंध टूटेगा। अब ये जो डबल बंध है ये दो तरीके से टूट सकता है, या तो ये टूट करके इस वाले कार्बन पर आएगा या ये टूट करके इस वाले कार्बन पर आएगा। तो अगर ये डबल बंध टूट करके इस वाले कार्बन पर आता है तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बन का धनायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बन का धनायन बनेगा और इस वाले कार्बन से आकर के BH3 जुड़ जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस बंध को तोड़ करके हम इसके ऊपर ले आए, तो अगर हम इस बंध को तोड़ करके इसके ऊपर ले आए तो हमारे पास 1 डिग्री कार्बन का धनायन बनेगा और जिसके ऊपर माइनस से उससे आकर के BH3 जुड़ जाएगा। सिंस हम सब जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बन का धनायन ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन का धनायन बनेगा और ये जो बंध टूटेगा ये बंध टूट करके इस वाले कार्बन पर जाएगा, इसके ऊपर आएगा माइनस, जिस माइनस से आकर के कौन जुड़ेगा BH3। जैसे ही BH3 यहां पर जुड़ेगा तो ये BH3 जैसे ही BH3 यहां पर आकर के जुड़ेगा तो ये BH3 के जो 3 हाइड्रोजन है इसमें से 2 हाइड्रोजन तो इसके पास ही रहेंगे और एक हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो केस कुछ ऐसा है कि ये डबल बंध टूटेगा, इस डबल बंध के टूटने के बाद पहले वाले कार्बन से तो BH3 जुड़ जाएगा और इस BH3 का एक हाइड्रोजन निकल के इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अवस्था होने वाली है हमारे पास कि ये डबल बंध टूटने वाला है और ये डबल बंध टूटने के बाद इस वाले कार्बन से तो BH2 जुड़ने वाला है और इस BH3 के पास जो एक हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन इससे बंध तोड़ करके जाकर के इससे जुड़ेगा। तो यहां पर हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला नया बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है। क्या केस बन रहा है यहाँ पर केस ये बन रहा है कि इस डबल बॉन्ड, ये डबल बंध टूट रहा है और ये डबल बंध टूटने के बाद इस पहले वाले कार्बन से तो BH2 जुड़ रहा है, जो इस कार्बन और बोरोन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये डबल बंध टूट रहा है और इस कार्बन के ऊपर इस BH3 का एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है। तो यहां पर हमें एक बीच में संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, जो बॉन्ड टूट रहा है वो कंप्लीटली टूट जाएगा और जो बॉन्ड बन रहा है वो कंप्लीटली बन जाएगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड तो कंप्लीटली टूट जाएगा और इस वाले कार्बन से तो BH2 जुड़ जाएगा और इस BH3 का एक हाइड्रोजन जाकर के इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो अगर अपन पहली और लास्ट स्टेप के अंदर चेक करें तो पहली और लास्ट स्टेप के अंदर ध्यान से देखना, पहली और लास्ट स्टेप के अंदर ये डबल बंध टूटा, पहले वाले कार्बन से तो BH3 का BH2 जुड़ गया और दूसरे वाले कार्बन से BH3 में से एक हाइड्रोजन निकला और वो हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। बीच में एक अवस्था आई जिसको अपन चक्री संक्रमण अवस्था बोलते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये पहली स्टेप थी, इस पहली स्टेप के अंदर हमारे पास इस प्रकार का अणु मिला। दूसरी स्टेप के अंदर यही चीज वापस से रिपीट होगी। दूसरी स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये जो हमारे पास BH2 बना है ये फिर से इसी सेम एल्कीन से अभिक्रिया करेगा R CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन फिर से वही काम होने वाला है। इसके पहले BH3 था, अब हमारे पास BH2 और ये पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है। पहले वाले कार्बन से यहां पर क्या हुआ था, डबल बंध टूटा था। पहले वाले कार्बन से तो BH2 जुड़ गया था, पहले वाले कार्बन से तो BH2 जुड़ गया था और दूसरे वाले कार्बन से H जुड़ गया था। वही काम यहां पर करना है, डबल बंध को तोड़ना है। पहले वाले कार्बन से तो बोरोन समेत पूरा जोड़ देना है और बोरोन का एक हाइड्रोजन निकाल के दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ देना है। अब हम साइक्लिक अवस्था बार बार नहीं बनाएंगे, तो इसके अंदर ये होगा कि ये जो हमारा अल्कीन है, ये अल्कीन है यहाँ पर R CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस अल्कीन का एक बॉन्ड टूट चुका है और बॉन्ड टूटने के बाद इस पहले वाले कार्बन से तो ये बोरोन आकर के जुड़ेगा, तो इस पहले वाले कार्बन से तो ये बोरोन आकर के जुड़ा और इस बोरोन के ऊपर एक पूरा समूह ये लगा हुआ है, तो इस बोरोन के ऊपर एक पूरा समूह तो ये लगा हुआ है CH2R, तो एक समूह तो ये पूरा जुड़ा हुआ है CH2R और एक इस बोरोन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक, और एक जो हाइड्रोजन इसके पास था वो हाइड्रोजन निकल के इस वाले कार्बन पर चला जाएगा। अल्कीन का डबल बंध टूटा, पहले वाले कार्बन से तो ये पूरा का पूरा आकर के जुड़ गया और इस बोरोन के पास जो दो हाइड्रोजन से तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकला और वो दूसरे वाले अल्कीन के पास चला गया, यानी दूसरे वाले कार्बन के पास चला गया, तो ये निकल के आया। अब इसकी तीसरी स्टेप के अंदर इसके ऊपर फिर से इसकी तीसरी स्टेप के अंदर इसके ऊपर फिर से ये कुछ हमारे पास ऐसा है, इस बोरोन के पास एक हाइड्रोजन है और इससे इधर भी सेम टू सेम ये चीज जुड़ी हुई है CH2 और R, ठीक, ये दोनों साइड इससे ये सेम समूह जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन है। अब तीसरी स्टेप के अंदर इसके पास एक और अल्कीन आएगा R CH डबल बॉन्ड CH2 और सेम काम होने वाला है। अभी भी इस बोरोन के पास देने के लिए एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, यहां से डबल बंध टूटेगा, पहले वाले कार्बन से तो ये बोरोन और ये दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे और दूसरे वाले कार्बन को बोरोन अपना बचा हुआ हाइड्रोजन भी दे देगा। तो इसकी तीसरी स्टेप के अंदर सेम ऊपर वाला काम होगा, यहां से अल्कीन का R इस अल्कीन का, यहां से इस अल्कीन का R CH सिंगल बॉन्ड CH2 जुड़ेगा। पहले वाले कार्बन से तो ये बोरोन आकर के जुड़ेगा, तो पहले वाले कार्बन से ये बोरोन आकर के जुड़ा, इस बोरोन के ऊपर एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन तो ये दूसरे वाले कार्बन को दे देगा और इस बोरोन के ऊपर ये दो समूह जुड़े हुए हैं, तो पहला समूह तो ये रहा CH2 CH3 और दूसरा वाला समूह ये इसको हम यहां बता रहे हैं CH2 CH3। तो पहली स्टेप के अंदर क्या हुआ, जो काम पहली स्टेप में हुआ था वही सेम काम तीसरी स्टेप तक करना है। पहली स्टेप के अंदर डबल बंध टूटा था, पहले वाले कार्बन से बोरोन जुड़ा था और बोरोन का एक हाइड्रोजन निकल के दूसरे वाले कार्बन पर आ गया था। दूसरी स्टेप के अंदर भी यही करना है, अल्कीन का डबल बंध तोड़ना है, पहले वाले कार्बन से तो ये बोरोन जोड़ देना है और दूसरे वाले कार्बन को हाइड्रोजन दे देना है। और तीसरी स्टेप में भी यही करना है, अल्कीन का डबल बंध तोड़ना है, इस पहले वाले कार्बन के साथ तो इस बोरोन को जोड़ देना है और इस बोरोन के हाइड्रोजन को दूसरे वाले कार्बन यानी इस वाले कार्बन को दे देना है। तो यहां पर जो हमारे पास चीज निकल के आई है,
अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस बोरोन के ऊपर सॉरी यहां पर और यहां पर CH3 नहीं R जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस बोरोन की बात करें, तो इस बोरोन के ऊपर इधर जुड़ा हुआ है CH2R, इधर भी जुड़ा हुआ है CH2CH2R और इधर भी जुड़ा हुआ है CH2CH2R। तो इसी को शॉर्ट के अंदर हमेशा लिख सकते हैं कि R CH2CH2 3 बार है और वो इस बोरोन से जुड़ा हुआ है। इसी इतने से बड़े को हम शॉर्ट के अंदर ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो बोरोन है इससे इधर भी CH2CH2R जुड़ा हुआ है, इधर भी CH2CH2R जुड़ा हुआ है और इधर भी CH2CH2R जुड़ा हुआ है। तो इसी पूरे को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि R CH2CH2 3 बार है और ये बोरोन से जुड़ा हुआ है। ये पहला पार्ट था इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का। पहले पार्ट के अंदर जहां हमने B2H6 यानी BH3 का और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का केस समझा, अब इसके अंदर H2O2 और एक्वस NaOH का केस आएगा। तो यहां हम बात करें, ये पहली स्टेप देखी जब यहां हमने इसके साथ BH3 जोड़ा। अब सेकंड जो हमारे पास बन के तैयार हुआ है R CH2CH2 राइस और ये जुड़ा हुआ है बोरोन से। इस बोरोन की रिएक्शन H2O2 के 3 अणु के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर हम बात करें, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर फिर से बना है, या हम पहले H2O2 की बात करते हैं, H2O2 जो हमारा पेरोक्साइड है, तो हम देखें तो H2O2 कुछ इस तरीके का बनता है। हम यहाँ से ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ बीच वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें 2 OH मिलेंगे। तो अगर हम बात करें एक H2O2 के अणु की बात करें और उसका बीच में से बॉन्ड तोड़े तो हमें 2 OH मिलते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 3 H2O2 के अणु लिए हैं तो हमारे पास टोटल मिला के इसकी वजह से 6 OH है। एक से 2 OH मिल रहे हैं, एक H2O2 से 2 OH मिल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमने 3 H2O2 का यूज किया है, तो 3 H2O2 से हमारे पास 6 OH आएंगे। तो हमको यहाँ पर जो करना है, ये जो बोरोन है इससे एक इस तरफ पूरा समूह जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ पूरा समूह जुड़ा हुआ है और एक इस तरफ पूरा समूह जुड़ा हुआ है CH2R। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये करना है कि ये जो हमारे पास H2O2 था, इस एक H2O2 से हमारे पास 2 OH मिलते हैं, तो हमारे पास 3 H2O2 होंगे, तो हमारे पास 6 OH होंगे, हमारे पास 6 OH होंगे। तो हमें एक बॉन्ड तो यहां से तोड़ना है, एक बॉन्ड यहां से तोड़ना है और एक बॉन्ड यहां से तोड़ना है। तो अगर हम ये तीनों बॉन्ड तोड़ देंगे तो यहां से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा R CH2CH2 R CH2CH2। अगर अपन यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक मिलेगा R CH2CH2 एक बार, यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं तो मिलेगा R CH2CH2 दो बार, और यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक मिलेगा R CH2H2 तीसरी बार। तो हमारे पास तीन तो ये मिलेंगे R CH2 और CH2, और इसी 3 R CH2O2 से 3 OH आकर के जुड़ जाएंगे। यहां से 6 OH में से 3 OH इसी RCH2 से जुड़ जाएंगे। सिंस बोरोन ने भी देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़े हैं, तो ये बोरोन इस बॉन्ड को तोड़ करके एक OH को जोड़ लेगा, इस बॉन्ड को तोड़ करके एक OH जोड़ लेगा और इस बॉन्ड को तोड़कर भी एक OH जोड़ लेगा। तो जो हमें अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास तीन अणु R CH2 के हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 अणु R CH2 के हैं। उन 3 अणु के ऊपर 3 OH जुड़ जाएंगे और बचे हुए 3 OH इस बोरोन के साथ जुड़ जाएंगे और वो बना लेंगे H3BO3, जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड।
ठीक, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा, अगर हमने इसके मैकेनिज्म को फिर से देखें तो इसके मैकेनिज्म के अंदर पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास ये पूरा अणु बना था, और लास्ट के अंदर हमने देखा कि जो हमारा अल्कोहल बना है, जो हमारा अल्कोहल बना है उसके अंदर OH पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा है और जो H था वो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो अब हम हमारे पुरानी रिएक्शन के ऊपर वापस आए, तो यहाँ पर पहले वाले कार्बन से तो क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, और दूसरे वाले कार्बन से क्या जोड़ना है, H जोड़ना है। अगेन यहाँ पर H3BO3 भी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, और वो H3BO3 यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पर H3BO3 बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा। तो अगर हमें एक लाइन के अंदर रिएक्शन लिखनी है तो वो कुछ इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, और अगर हमको उसका मैकेनिज्म समझना है तो ये इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये रिएक्शन पूरी आगे प्रोसीड होती है, और लास्ट के अंदर हमारे पास अल्कोहल निकलता है। इस रिएक्शन की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, इस रिएक्शन की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर H2O का योग H2O का योग एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। तो पहली रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात, यहां पर H2O का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। दूसरी रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस अभिक्रिया का वेग देखना है यानी रेट देखना है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, इनके पास अगर भीड़ भड़का कम होगा, मतलब इस तरफ और इस तरफ समूहों की संख्या कम होगी, भीड़ भड़का कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा, तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, और भीड़ भड़का ज्यादा होगा यानी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड कम होगी। जो दो कार्बन डबल बंध से जुड़े हुए हैं उन दोनों कार्बन के आसपास ज्यादा समूह यानी ज्यादा भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा भीड़ भड़का और ज्यादा समूह होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिन योग है यानी सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब ये जो H प्लस और OH माइनस है ये अल्कीन के ऊपर एक ही दिशा से जुड़ रहे हैं। इस अल्कीन के ऊपर ये जो H और ये जो OH जुड़ रहे हैं वो सेम दिशा से जुड़ रहे हैं, या तो समतल के ऊपर से आकर के जुड़ेंगे या समतल के नीचे से आकर के जुड़ेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की यह है कि यहां पर जो H प्लस है यानी जो हाइड्रोजन है, ये जो H प्लस है ये आया है BH3 से, ये आया है BH3 से, और ये जो OH माइनस है ये आया है H2O2 यानी परोक्साइड से। तो ये इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। पहली इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन के अंदर H2O का जो योग होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के द्वारा होता है या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जैसा होता है। दूसरी बात, अभिक्रिया का वेग स्टेरिक हिंड्रेंस यानी डबल बंध के आसपास भीड़ भड़का अगर कम हुआ तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा यहाँ पर भीड़ भड़का यानी ज्यादा समूह लगा करके रखें तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो योग है सिन योग है यानी H और OH अल्कीन के ऊपर सेम साइड से आकर के जुड़ रहे हैं, या तो समतल के ऊपर से आकर के जुड़ रहे हैं या समतल के नीचे से आकर के जुड़ रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर अगर अपन बेसिकली देखें, इन दोनों रिएक्शन के अंदर अगर बेसिकली देखें तो अपन ने सिर्फ जल का योग किया है, H और OH को ही जोड़ा है। HBO के अंदर सिर्फ और सिर्फ जल का योग हुआ है यानी H और OH जोड़ा है। तो ये जो H जुड़ रहा है ये BH3 दे रहा है, और ये जो OH जुड़ रहा है ये H2O2 दे रहा है। बात आती है समझ के अंदर। तो ये हमारी रिएक्शन थी अल्कोहल बनाने की विधि के अंदर दूसरी। हमने अल्कोहल बनाने की विधि आज अल्कीन से सीखी थी कि हम किस प्रकार से अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने की हमारे पास दो विधियां थी। पहला कैटालिटिक हाइड्रेशन यानी अम्ल की उपस्थिति के अंदर H और OH का जोड़ना, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन के अंदर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का क्या काम है, तो यहां हम पहले लिख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर 5th नंबर का पॉइंट कि जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान BH3 को
डाइमर बनाने से रोकता है। अगर अपन इस रिएक्शन की क्रियाविधि को देखें तो रिएक्शन जो स्टार्ट हुई थी वो यहां से स्टार्ट हुई थी कि ये जो BH3 था, इस BH3 के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसका अष्टक पूरा नहीं था। तो क्योंकि इस BH3 का अष्टक पूरा नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉनों की लालच के अंदर इस अल्कीन के पास जाता है। यही रिएक्शन की शुरुआत थी। और हमने देखा कि अगर ये BH3 द्विलक बना लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए BH3 द्विलक यानी डाइमर बना करके रहता है। तो अगर BH3 ने द्विलक बना लिया यानी इन दोनों ने मिलकर के डाइमर बना लिया और ये B2H6 के फॉर्म में आ गए तो रिएक्शन तो आगे होगी ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन की जो शुरुआत हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि इस BH3 के पास रिएक्शन की जो शुरुआत हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि इस BH3 के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए ये अल्कीन से जाकर के जुड़ता है। तो अगर हमारा BH3 डाइमर बना लेता है यानी द्विलक बना लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी तो दूर हो जाए, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी तो दूर हो जाएगी, तो फिर ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के ऑक्सीजन के लोन पेयर थोड़ी देर के लिए BH3 को द्विलक बनाने से रोकते हैं। तो ये BH3 को द्विलक बनाने से रोकेंगे और फिर BH3 रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का काम है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान BH3 को डाइमर बनाने से रोकता है। बोलो आती है बात समझ के अंदर? तो ये हमारी दूसरी विधि थी कि किस प्रकार से हम अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।